हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन को हम जब अगर सिंपली डिफाइन करें तो क्या होगा कि कोई एक एंसेस्टर है, उसके बाद उसके डेसिडेंट्स होंगे, मतलब एक पूर्वज है, उसके बाद जो आगे आने वाली उसकी पीढ़ी है, जनरेशंस है, उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो, कुछ ऐसा चेंज हो, एक लंबे अंतराल के बाद फिर क्या हो, एक नई स्पीशीज़ का जन्म हो जाए, निर्माण हो जाए, तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में और इसे हम डिफाइन करना चाहें तो इवोल्यूशन को डिफाइन करने का कई सारा तरीका है कि लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा चेंज हो, ठीक, चेंज हो जो कि फिर एक काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद, और इस तरीके से चेंज हो कि वो फिर एक किसी नए एनवायरनमेंट में जाए, उस एनवायरनमेंट के क्लाइमेट के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के कंडीशन के हिसाब से जब वो खुद को अडेप्ट करके एक नई स्पीशीज़ का निर्माण कर ले तो वो एक इवोल्यूशन है। ठीक, अगर स्पीसीज भी ना बनाए तो एक नई मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसा ग्रेजुअल चेंज हो उसमें, तो उसी चीज़ को हम इवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन के दो डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं, जो आपको इजी लगे, सही लगे, आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला वाला जो है, evolution is the process by which living things change over time and adapt to the conditions of their environment. Evolution क्या है? Evolution एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स समय के साथ चेंज होते हैं और फिर वो जिस कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। और अगर कुछ डिफाइन करना चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन है कि इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब क्या, धीरे धीरे कोई डेवलपमेंट हो रही है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ओवर टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट कर ले, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो अब हमारा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के देखिए टाइप्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट जो है और पहला ही टॉपिक है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन। बट अभी हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन। तो हम ये सिंपली कहते हैं कि किन किन तरीकों से इवोल्यूशन हो सकता है, कैसे कैसे किस वे में जाके इवोल्यूशन हो सकता है, वही है हमारा कि पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन क्या है। तो हमारे सिलेबस में 4 पैटर्न दिए हैं: कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, को-एवोल्यूशन एंड पैरेलल इवोल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं, इतने हम जानेंगे क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स और कॉजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखते हैं, ठीक, उसके बाद कन्वर्जेंट देखेंगे। ये देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है वो समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखिए। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल सेंस में भी बात करते हैं तो डाइवर्ज होना, डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्स होना कोई चीज़, ठीक, यहाँ से मतलब एग्जांपल यहाँ कोई चीज़ है, फिर यहाँ 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 चली गई ये चीज़, तो क्या हुआ, ये डाइवर्स हो गया, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो अभी हमारे एग्जांपल में देखिए टॉपिक में क्या है कि देखिए हम जानते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से मैमल्स और एव्स का, जो बर्ड्स हैं एविस का, उनका कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ है। रेप्टाइल से बने हैं मैमल्स और एविस। तो जब रेप्टाइल से मैमल बना होगा तो पहले एक मैमल होगा एंसेस्ट्रल मैमल जिसे हम कह रहे हैं प्रिमिटिव मैमल जो होगा, कोई एक रहा होगा ना, ठीक। तो मान लीजिए वो है हमारा ये मैमल, कॉमन एंसेस्टर, मैमल का जो कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ से ही मैमल्स जितने सारे हैं बने हैं, ठीक। तो इससे क्या हुआ होगा, और इसको मान लीजिए कि टेट्रापोड रहा होगा, टेट्रापोड मतलब 4 लिम्स वाला, ठीक। कैसे बना दे इसको, एक सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए मान लीजिए 2 3 4, बस ऐसा ही, ये तो एलियन लग रहा है कुछ, एक एग्जांपल का, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉमन एंसेस्टर रहा होगा मैमल का, ठीक। तो उससे क्या होगा, और मैमल हम जानते हैं कि देखिए फिश थी पानी में, फिर एम्फीबियंस है जो ज़मीन पे भी रहने लगे थे, लैंड पे भी। तो हमारा जो मैमल था, एंसेस्टर था, वो लैंड पे ही रहता होगा, जो पहला जो कॉमन आया होगा, ठीक। तो फिर क्या हुआ, जैसे वो लैंड पे आया तो उसके पास 4 ये थे, वो टेट्रापोड था, ठीक। तो फिर लैंड पे आया होगा तो फिर उसके बाद से कुछ उसकी एंसेस्टर्स रहे होंगे, उसमें से वो क्या हो गएंगे, वो तो उसमें से क्या होगा वो वापस पानी में चला गया होगा, ठीक। तो
देखिए उसके पास जो मेन स्ट्रक्चरल जो चीज़ें थी, क्योंकि वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही बना है, तो उसके पास भी वही बेसिक स्ट्रक्चर रहा होगा। वो भले ही कुछ थोड़ा मॉडिफाई होके चला गया पानी में रहने के लिए, किसी भी वजह से हो सकता है उसके पास वहाँ पे ज़्यादा फूड हो या शेल्टर की अवेलेबिलिटी हो तो चला गया होगा, ठीक। लेकिन उसके पास जो बेसिक, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से ही उस वो गया है वहाँ पे, तो उसके पास बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। फिर क्या हुआ होगा कि कुछ क्या हो गए, जैसे आज भी हमारे पास जो मैमल्स है जैसे शार्क्स और डॉल्फिन्स हो गई, तो वो क्या है, वो पानी में रहती हैं। ऐसे ही क्या होगा होगा कि कुछ जो एंसेस्टर जो प्रिमिटिव मैमल थे, तो कुछ उसमें से क्या होंगे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि वो हवा में जाएंगे, ठीक। हवा में जाने का मतलब वो उड़ सकते हैं, क्योंकि मैमल्स तो उड़ नहीं सकते, बैट्स उड़ सकते हैं, ऐसे तो ये बैट ही है, बैट का एग्जाम्पल है ये। तो इसने क्या किया होगा, ये गया होगा खुद को इस तरह से इसने मॉडिफाई किया होगा, तो ये एयर में चला गया। ऐसे ही कुछ मैमल्स हैं जैसे जबरा हो गया, हॉर्स हो गया। तो हॉर्स क्या करता है अपने फोर लिम्स को, क्योंकि ये भी टेट्रापोड है हॉर्स भी, वो उसने फोर लिम्स को रनिंग के लिए मॉडिफाई कर लिया है, ठीक। इसी तरह ह्यूमंस बने, ठीक। रैट्स हैं हमारे पास, रैपिड्स हैं, ये सब क्या है, मैमल्स के अलग अलग जो हैं, कह सकते हैं जो डाइवर्सिटी है मैमल्स की, वो सब है। तो इससे क्या क्या हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे बैट बना, ये एयर में चला गया, ये पानी में चला गया, शार्क डॉल्फिन बना, ह्यूमन है ये तो लैंड पे ही रहता है, ये हॉर्सेस भी हैं तो लैंड पे ही रहता है। लेकिन क्या है, इन्होंने अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको कुछ इस तरह से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्होंने इवॉल्व किया, ठीक। अब इसको एक और अच्छे से समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं लिम्स का, ठीक। लिम्स में हम बात कर रहे हैं कि टेट्रापोड था, तो हम जानते हैं कि ऐसे ही होता है ह्यूमरस, कुछ ज़्यादा ही ह्यूमरस होता है, रेडियस, अल्ना, फिर क्या होता है, कार्पल्स होते हैं, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं, फिर फैलेंजेस होते हैं, ठीक। एक बेसिक है जो एक डायग्राम हम कह रहे हैं, जो हमारा लिम हाथ में क्या है, अगर हम अपने आर्म की बात करें, इसमें बोन्स होती हैं, ठीक। तो क्या होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना है ये, और ये क्या है, ये कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ठीक। तो हम जब देखते हैं ना, तो जो मैमल्स हमारे चले गए थे, कुछ मैमल्स पानी में, उनकी फिन्स में देखेंगे ना, तो यही सारी मिलेंगी चीज़ें। उनके फिन्स में, फिन्स का आप एनाटॉमी देखेंगे तो यही मिलेगा। फिर बैट का जो विंग है, ध्यान से सुनिएगा, बैट का विंग अगर आप देखेंगे, उसमें भी यही सब मिलेंगे। बैट का विंग कुछ इस तरह से उसने इवॉल्व कर लिया है, ठीक। तो उसमें भी यही मिलेगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस मिलेंगे, ठीक। उसके बाद हॉर्स है, घोड़ा है, घोड़ा का जो फोरलिम्ब है उसने खुद को तेज रनिंग के लिए उसने मॉडिफाई किया है, तो उसके अंदर भी यही एक सेम बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इससे हम, और ह्यूमन के अंदर तो होता ही है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम इससे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि एक कॉमन एंसेस्टर था, उसने अलग अलग कह सकते हैं स्पीशीज बनाई, ठीक। अलग अलग स्पीशीज बनाई, तो ये इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, एक अलग अलग स्पीसी बनाई तो एक डाइवर्सिटी आई, डाइवर्सिटी आई, तो इसी इवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। ये तो सिंपल है। हम ये वाली बात क्यों कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, हम इसको कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर को, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि बैट के विंग में पाई जा रही है, ह्यूमंस के आर्म में पाई जा रही है, डॉल्फिन्स के फिन में पाई जा रही है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस का, तो इसको हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए होते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज उसको अपने जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहती हैं उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं अलग अलग यूज़ के लिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, लेकिन आप तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अभी हम थियरी भी पढ़ेंगे। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, लेकिन अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उसको अपने यूज़ के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करती हैं, ठीक। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर बैट के विंग में
यही है, और ह्यूमंस के भी आर्म में यही है। तो ह्यूमन हाथ का यूज़ करता है ग्रैप्स करने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, और बैट उसी चीज़ विंग का यूज़ कर रहा है किसके लिए? उड़ने के लिए यूज़ कर रहा है। डॉल्फिन तैरने के लिए यूज़ कर रही है। तो क्या कर रही है, इन दोनों फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, ठीक, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो यही है ना सबका। तो इसी को हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एक बात आती है कि हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा और होमोलोगस चीज़ पढ़ी। तो ये आपको निमोनिक्स से कह सकते हैं, याद करना है क्या? होमोलॉगस, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो होमोलॉगस ऑर्गन आएंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉगस ऑर्गन को जन्म देता है, ठीक। और एक और आप याद कर सकते हैं, तो ये कॉमन एंसेस्टर HCD याद कर लीजिएगा आप। क्या? HCD, होमोलॉगस डाइवर्जेंट तो हो गया, ये कॉमन एंसेस्टर। जहाँ कॉमन एंसेस्टर आएगा वहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन होगा, ये बात आप एकदम से ही ध्यान में रख लीजिएगा। क्या? जहाँ होमोलॉगस ऑर्गन आएगा वहाँ कॉमन एंसेस्टर होगा, और क्या होगा? और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। ओके, तो ये वाला HCD आप याद कर लीजिए या HD याद कर लीजिए, ठीक। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और एक और एग्जांपल देखेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया हो, और जब आप एक बार खुद से रीड करेंगे और चीज़ों को फिर से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक। तो हम मेन अपने आते हैं अब थोड़ा थियरी पे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो देखिए, divergent evolution is a type of evolution that leads to varying functional development or changes in similar basic structural organs of organism belonging to a similar organ or similar ancestry। क्या बात कह रहा है ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट लीड्स टू, क्या लीड करता है? वैरिंग फंक्शनल डेवलपमेंट, अलग अलग फंक्शनल डेवलपमेंट, या फिर चेंजेस इन बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गन। बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑर्गन था उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो, उसमें थोड़ा चेंज हो, लेकिन वो कहाँ से आया होगा? सिमिलर एंसेस्ट्री से या सिमिलर ऑर्गन से। हमारे पास एक कॉमन मैमल का एंसेस्टर था, उसी ने बर्ड्स को भी बनाया, मतलब उससे बर्ड्स इवॉल्व हुए, सॉरी बैट इवॉल्व हुआ, ठीक। और मैम क्या डॉल्फिन भी बनी, शार्क भी बनी, तो और ह्यूमन भी है। तो ह्यूमन का आर्म यूज़ कर रहा है ग्रैस्प करने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए। बैट यूज़ कर रहा है अपने विंग को उड़ने के लिए। डॉल्फिन यूज़ कर रही है स्विम करने के लिए। तो ये सब क्या कह रहे हैं? वैरिंग फंक्शनल डेवलपमेंट। उन्होंने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डेवलपमेंट की, लेकिन उनका क्या था? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबके पास ह्यूमरस रेडियस अनलाइक वाली है चीज़ें, और वो एक सिमिलर ऑरिजिन या सिमिलर एंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए हैं। और ऐसे इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और इसका न्यूमेरिक्स भी आपको याद रखना है, HD होमोलॉगस डाइवर्जेंट, या फिर HCD कॉमन एंसेस्ट्री डाइवर्जेंट, ठीक। अगर सिंपली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आप डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन refers to the process by which interbreeding species diverged into two or more evolutionary groups। ये इजी डेफिनेशन है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। इंटरब्रीडिंग स्पीशीज हैं, ठीक। इंटरब्रीडिंग स्पीशीज से जब दो या दो से अधिक इवोल्यूशनरी ग्रुप बन जाए तो उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पीशीज विद सिमिलर origin। The organs or structures of species with similar origin in course of evolution develop a change in their functionality based on their adaptive habitat and are called homologous organ। homologous organ की definition है ये कि क्या ऐसे organ या structure जो सिमिलर और ऑरिजिन से ही इवॉल्व हुए हैं एक कोर्स ऑफ टाइम में, एक टाइम के अंतराल के बाद, और उसमें उनके फंक्शंस में चेंज आया है, डिफरेंस आया है। और वो भी क्यों आया है? एडेप्टिव हैबिटेट के द्वारा। वो अलग अलग हैबिटेट में गए, उस हैबिटेट में रहने के लिए उन्होंने खुद को अडेप्ट किया, तो उसी के हिसाब से उन्होंने उस ऑर्गन को भी अडेप्ट किया, चेंज लाया फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बैट हवा में गई, तो हवा में गई मतलब चौबीसों घंटा हवा में ही नहीं रहती है, तो उसको उड़ने के लिए उसने अपना विंग बना लिया, फोर लिम्ब को ही मॉडिफाई करके उसने विंग बना लिया। और डॉल्फिन ने फिन वगैरह अपना किया क्योंकि उसको तैरने में मदद होगी। तो इसी ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस और स्ट्रक्चर को जन्म देता है, और हेंस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम होमोलोगस इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके, यही वाला निमोनिक्स है कि HD आप याद कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
होमोलॉगस ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो देखिएगा, वेरिएशन इन द फोर लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी फोर लिम्ब में स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट फंक्शन, जो हमने अभी बात की। क्या क्या फंक्शन? रनिंग इन हॉर्सेस, फ्लाइट इन बैट, वॉकिंग एंड ग्रास्पिंग इन मैन, जंपिंग इन कैट। कि जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो बेसिक है स्ट्रक्चर वो तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो मॉडिफाई हो गए हैं, और उन्हीं ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया है कि हॉर्स यूज़ करता है रनिंग के लिए, बैट्स यूज़ करती हैं उड़ने के लिए, मैन यूज़ करता है हाथ को ग्रैस्प करने के लिए, पैर चलने के लिए, और बिल्लियाँ क्या करती हैं? जंपिंग करने के लिए यूज़ करती हैं। ठीक। डार्विन फिंचेस, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल, यही है ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पर और ये फैलेंजेस। ठीक। तो सेम स्ट्रक्चर है, मैन में भी यही स्ट्रक्चर है, देखिए चीता में भी यही है, वेल में भी यही है, बैट में भी यही है, लेकिन सब तो यूज़ करते हैं इसका अलग अलग करने के लिए। ये ग्रैस्प करने के लिए मतलब पकड़ने के लिए करता है ह्यूमन, चीता क्या करता है? अपने प्रे को पकड़ने के लिए करता है, और कह सकते हैं वो चलने के लिए भी करता है। फिर वेल का देखिए, वेल अपना यूज़ करती है स्विम करने के लिए। बैट है, बैट क्या करता है? उड़ने के लिए यूज़ करता है। ठीक। तो क्या है, यही है होमोलोगस स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। तो आई होप इस डायग्राम से तो समझ में आ गया होगा कि सबका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, सबके पास वही बोन्स है, लेकिन सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और होमोलोगस ऑर्गन है क्योंकि वो एक सेम कॉमन एंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का। ठीक। फिंचेस एक बर्ड है जो डार्विन के नाम पे रखी गई है क्योंकि उन्होंने ही उनमें वेरिएशन का पता किया था। डार्विन हम जानते हैं कि गैलापागोस आइलैंड में काम करते थे। गैलापागोस आइलैंड क्या है? कई सारी आइलैंड थी। ठीक। उन सारी आइलैंड को मिला के गैलापागोस आइलैंड कहा जाता है। तो उन्होंने देखा था कि वहाँ पे एक बर्ड थी जिसका अब हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। एक बर्ड क्या थी, मतलब डार्विन फिंच थी। वो कई सारे एक ही आइलैंड में, मान लीजिए ये वाला आइलैंड है, ये आइलैंड है, इसमें उस डार्विन फिंचेस की कई सारी स्पीशीज थी। ठीक। और वो स्पीशीज किस पे डिफर कर रही थी? बीक्स में। बीक्स में उनकी जो चोंच है वो डिफर कर रही थी। तो एक जो मेन थी ना, उन्होंने उसमें बताया इवोल्यूशन डार्विन फिंचेस में कि एक जो मेन जो बर्ड थी, कह सकते हैं एंसेस्टर जो थी डार्विन फिंच, वो सीड ईटिंग थी। ठीक। सीड ईटिंग थी, तो लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसी गैलापागोस आइलैंड में, यहाँ पे कह सकते हैं कई सारी थोड़ा दूर, अब इतना मैंने दिखाया तो इतना ही तो गैलापागोस आइलैंड होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी दूर पे कैक्टस होते थे बहुत ज़्यादा। ठीक। गैलापागोस आइलैंड में जहाँ पे डार्विन फिंचेस थी, वहाँ पे एक जगह तो मेन स्पीशीज जो सीड ईटिंग थी, जो सीड खाती थी। ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, आप बताइए, में पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्स सेम है सबका, क्योंकि स्पीशीज सेम है, तो यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा होता होगा। तो फिर उन्होंने उनमें से कुछ पक्षियों को, जो डार्विन फिंचेस थी, उनको ये पता चला कि इधर तो खाने के लिए ज़्यादा कैक्टस थी, तो उधर जाके कुछ चिड़िया जो है कैक्टस खाने लगी। ठीक। तो कैक्टस खाने लगी, तो उनके बाद उन्होंने उनके बिक्स में कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि सीड खाने के लिए तो कुछ और बिक का शेप होना चाहिए, और कैक्टस के लिए कुछ और के लिए। तो उन्होंने धीरे धीरे खुद को मॉडिफाई किया कैक्टस खाने के लिए। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ऐसी स्पीसीज बन गई जो कैक्टस खाने के लिए, मतलब वो इधर ही रहने लगी है। फिर अब यहाँ पे इनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में था, तो यहीं इन्होंने फिर रिप्रोडक्शन किया, अपनी स्पीशीज़ बढ़ाई, मतलब अपना नंबर बढ़ाया। फिर टाइम के बाद, एक टाइम बाद ऐसा आया कि एक बिल्कुल ही अलग स्पीशीज़ बन गई डार्विन फिंचेस की, और वो किस में डिफ़र कर रही थी? उनकी बीक्स में। ठीक। फिर क्या हुआ, ऐसे ही कुछ इंसेक्ट खाने लगी, यहीं से सब मेन वाली से यहीं से गई थी। कुछ इंसेक्ट खाने लगी तो इंसेक्ट वाली बन गई। फिर ऐसे ही कुछ जाके पेड़ों पे रहने लगी, तो पेड़ पे पेड़ों पे जो था फ्रूट्स वगैरह वो खाती थी, तो उन्होंने कुछ को ऐसा इवॉल्व किया। फिर कुछ क्या हुआ, कुछ जो पेड़ों में से कीट मकोड़ों को खाती थी, पेड़ों को क्या कहते हैं कि उसमें से अपनी चोंच को डाल के तोड़ के खाती थी। तो एक जो मेन थी, यहाँ पे मेन डार्विन फिंच थी, उससे कई सारी स्पीशीज़ क्या हो गई, वो हो गई, इवॉल्व हो गई। तो ये था एडेप्टिव रेडिएशन था। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब जब एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इवोल्यूशन हो, तो हम उसे कहते हैं एडेप्टिव इवोल्यूशन।
एडेप्टिव रेडिएशन, और एडेप्टिव रेडिएशन से ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। यही बताइए, ये चीज़ एक छोटे से चीज़ में हो रही है, जब बड़े स्केल पे हो तो ये क्या होगी, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर आप ये सोच सकते हैं, जब हमने मेन मतलब पहले पढ़ा था कि एक ही जब हमारे पास सेल बना था, एक यूकैरियोट प्रोकैरियोट बना सेल, फिर यूकैरियोट, उससे इतनी सारी डाइवर्सिटी आई है, तो ये भी तो एक तरह का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है ना। एक कह सकते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन ही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है ये चीज़ भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको फिर से डायग्राम से देखिए आप कि अलग-अलग बन गई। तो वही है कि मेन यहाँ पे जो डार्विन का था कि एक ही थी, उसके पास सब में बीक्स का सबका वो था, डिफरेंस था। एक मेन स्पीशीज़ थी डार्विन फिंच की, उससे कई सारी स्पीशीज़ बन गई। तो ये भी एक क्या एग्जांपल हुआ, लेकिन सबके पास स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही डार्विन फिंच से इवॉल्व हुई हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। देखिए, वैरायटी ऑफ बीक्स इन फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गालापागोस आइलैंड, जो डार्विन को मिली थी गालापागोस आइलैंड में जो फिंचेस थी उनकी बीक्स में देखिए, किसी की ऐसी बीक है, किसी की बिल्कुल ऐसी है, फिर किसी की ऐसी है। तो तब थोड़ा बहुत चेंज है सब में, और ये अलग अलग इवॉल्व हो गई। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम और है कि ये फाउंडर स्पीशीज़ थी, मतलब जो मेन स्पीशीज़ ये थी, ये मेन स्पीशीज़ थी। इससे क्या हुआ, कुछ दूसरे जगह पे जाके, दूसरे जगह मतलब उसी आइलैंड में कुछ और जगह जाके इंसेक्ट खाने लगी, तो उसकी देखिए कैसी बीक हो गई। तो ये अलग तरह की एक स्पीशीज़ इसने बना ली। फिर कुछ क्या थी, लीव्स खाने लगी, तो लीव्स की देखिए इसकी बीक कैसी बन गई। फिर कुछ सीड खाने लगी, इसकी ऐसी बन गई बीक। फिर कुल यूज़ मतलब इन लोगों ने क्या करने लगा कि क्या कहते हैं, लकड़ियों को उसके अंदर से चीज़ों को खाने लगी। उसके बाद ये ग्रब्स, नेक्टर जो फूलों का रस लेने लगी, तो उन्होंने ऐसा इवॉल्व किया अपना बीक। तो ये क्या हुआ, एक ही चीज़ है, एक ही स्पीशीज़ है, इससे अलग-अलग जब वेरिएशन आई तो ये एक तरह का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। तो ये चीज़ हम एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ते हैं कि उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन एक शॉर्ट स्पैन में जब इवोल्यूशन हो तो एडेप्टिव रेडिएशन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद पता होने चाहिए इसके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो ये डार्विन फिंचेस का था। तो डार्विन फिंचेस में देखिए क्या पॉइंट लिखा है कि डार्विन डिस्कवर्ड 14 स्पीशीज ऑफ फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड। उन्होंने 14 स्पीशीज डिस्कवर की डार्विन फिंचेस की, इन विच सम वेयर लिविंग इन द ग्राउंडेड वर सीड ईटर्स, जो ग्राउंड पे रहती थी वो सीड ईटर थी। मतलब वो बाद में इवॉल्व हुई। फिर सम लिविंग ऑन ट्रीज फीडिंग ऑन सीड, कुछ क्या करती थी, पेड़ों पे रहती थी और पेड़ों पर से जो सीड होते हैं, फल वगैरह, वो खाती थी। सम वेयर फीडिंग ऑन ट्रीज बट वर इंसेक्ट ईटर, कुछ भी ट्री पे ही फीड करती थी लेकिन वो इंसेक्ट खाती थी। एंड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट दे डेवलप्ड अ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप ऑफ बीक्स, और धीरे धीरे उनकी फीडिंग हैबिट की वजह से जो चीज़ खाती थी उसी के हिसाब से उनकी बीक्स भी मॉडिफाई हो गई, ठीक। फिर ये देखिए, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल देखिए, डिफरेंट प्राइमेट्स सच एज लीमर्स, एप्स, मंकीज, ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। हम जानते हैं कि कुछ लीमर्स हैं, मंकी हैं, ह्यूमंस और एप्स हैं, ये सब एक किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो देखिए सब अलग अलग हैं, मेन कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, तो उनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन और सब मॉडिफिकेशन हुआ, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। और यहीं पे पॉइंट लिखा है कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, स्मॉल स्केल इवोल्यूशन। ये गैलापागोस आइलैंड में हुआ था, ये स्मॉल स्केल था। जब यही बड़े स्केल पे हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो स्मॉल स्केल इवोल्यूशन ऑकरिंग इन अ शॉर्टर पीरियड, शॉर्टर पीरियड क्या होता है, लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। तो ये हो गई बात डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, कि कॉज क्या क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, किस वजह से होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो पहला है ऑल्टरेशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, कि किसी एक स्पीशीज से इतनी सारी स्पीशीज कैसे बन गई, डाइवर्सिटी कैसे आई, उन्होंने मॉडिफाई क्यों किया अपने किसी ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को। तो ये इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन शायद चेंज हो गए होंगे, जिस इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा, तो उसकी मजबूरी हो गई होगी खुद को किसी तरह से इवॉल्व करने की, तो ये कॉज रहा होगा। दूसरा हो सकता है कि माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म है माइग्रेट कर लिया होगा अपने होम, जो रहा जहाँ रहता था मेन प्लेस से, वहाँ से किसी दूसरी जगह चला गया होगा, तो उसके पास नया हैबिटेट, नया एनवायरनमेंट आया होगा, तो नया एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करने के लिए उसे मॉडिफाई करना होगा, इसलिए ये चीज़ हुई होगी।
या फिर तीसरा है कि डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म अपनाता होगा ऑर्गेनिज्म, और उसी लिए उसने नए नए अपने जो स्ट्रक्चर्स इवॉल्व किए होंगे। और चौथा है जेनेटिक चेंजेस इंक्लूडिंग म्यूटेशन, यही है वेरिएशन। हम जानते हैं कि वेरिएशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन की वजह से हो गया होगा। जैसे हम बात करते हैं कि जो बैट है, चमगादड़ है, उसका पंख, तो वो क्या होगा, उसने डेवलप किया होगा, वो खुद को इस तरीके से मॉडिफाई किया होगा, तो बहुत सालों बाद क्या होगा होगा उसके पास आया होगा। अगर कोई होगा म्यूटेशन की वजह से कोई चीज़ हो गई होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉजेस हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। तो हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखे ये सब, और कॉजेस देखे। अब हम कन्वर्जन पे आते हैं। तो देखिए कन्वर्जन पे क्या है। तो डाइवर्स में जैसे हमने देखा कि कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक, और ये यहाँ चली गई, यहाँ 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 चली गई, डाइवर्स हो गई, ठीक, फैल गई, तो ये डाइवर्जन है। उसकी जस्ट अपोजिट कन्वर्जन में क्या होगा, कोई चीज़ यहाँ से कोई चीज़ यहाँ से आके यहाँ पे मिल गई, ये कन्वर्ज हो गई, ठीक। तो ये होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या होगा, दो अनरिलेटेड स्पीशीज, ध्यान से सुनिएगा, जो दो अनरिलेटेड स्पीशीज जो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगी या अनरिलेटेड होंगी, उनके पास डिफरेंट फाइलोजेनी होगा, वो क्या करेंगी, वो इवॉल्व तो अलग अलग करेंगी, सेपरेटली करेंगी, लेकिन एक तरह का सिमिलर ट्रेट वो अपने अंदर, सिमिलर कैरेक्टर ला देंगी अपने अंदर। क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। हम जानते हैं, पहले ये दोनों को देखिए, जो तितली का भी पंख होता है, ठीक, और बर्ड का भी पंख होता है, जानते हैं ना हम, और दोनों उड़ती ही हैं। लेकिन तितली में और चिड़िया में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। अगर नॉर्मली भी हम देखें तो बर्ड एव्स से आती है, और जो ये है, और बटरफ्लाई वो ऑर्थोपोड से आएगी। तो भैया एकदम पास पास तो कुछ है ही नहीं, तो दूर दूर है सब। लेकिन इन दोनों के पास जो विंग्स हैं, दोनों उड़ने के लिए ही यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, ये दोनों रिलेटेड नहीं हैं, दो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, लेकिन इवॉल्व होकर उन्होंने क्या किया है, एक सिमिलर तरह का ट्रेट अपना लिया है। और हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये इवॉल्व होकर अलग अलग इवॉल्व हुई हैं। तो पहली बात ये कि एक तो इनका एंसेस्टर बिल्कुल भी सेम नहीं है, कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं। उसके बाद ये कि अलग अलग टाइम पे इवोल्यूशन हुआ है इनकी विंग्स का, ठीक। तो इसी के साथ एक और हमारे पास बैट का भी हम इसमें इंक्लूड कर ले, तो बैट भी तो उड़ने के लिए यूज़ करता है अपने विंग का। लेकिन क्या है, ये भी मैमल से आता है। ये क्या आती है, ये ऑर्थोपोड से, और ये कहाँ से आती है, एविस से, ठीक। तो इनका भी, तीनों का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन तीनों ने क्या किया, एक कॉमन, एक सिमिलर ट्रेट अपना लिया, एक सिमिलर कैरेक्टर अपनाया है, डेवलप किया है, किसका, विंग्स का। और यूज़ भी कर रही है किस चीज़ के लिए, सेम फंक्शन के लिए, उड़ने के लिए। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो अनरिलेटेड स्पीशीज, जो सेम फंक्शन के लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं, उड़ने के लिए ही, लेकिन क्या हो रहा है, वो सेम कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए रहते हैं, तो उन्हें हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए, कॉमन एंसेस्टर हुआ मतलब, कॉमन एंसेस्टर हुआ मतलब ये क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर मतलब होमोलॉगस, ये वाला याद रखना है, HCD। कॉमन एंसेस्टर हुआ तो क्या हुआ, कॉमन एंसेस्टर हुआ तो होमोलॉगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है ना। देखिए कन्वर्जन क्या हो रहा है, दो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, कि और भी हो सकती हैं, हम यहाँ पे सिर्फ दो तीन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक बटरफ्लाई का विंग है और एक एविस का, बर्ड का। वो क्या हो रही है, वो कन्वर्ज हो रहा है, उनका ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है। दो अनरिलेटेड स्पीशीज सेम तरह का कैरेक्टर या ट्रेट डेवलप कर रही हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और वो भी इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग, इसने अपना, बटरफ्लाई ने अपना पंख अलग इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, और बर्ड ने अलग। ओके, हो सकता है उसके पास एंसेस्टर से आए होंगे, रेप्टाइल्स से, क्योंकि सब रेप्टाइल्स के पास विंग नहीं था, लेकिन कुछ के पास था, तो उससे इवॉल्व हुआ होगा। लेकिन ये हो सकता है कि म्यूटेशन से आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स का कन्वर्जन हो रहा है, ट्रेट्स का, इवोल्यूशन का। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। देखिए यहाँ पॉइंट, convergent evolution is the type of evolution in which organisms belonging to different origins, देखिएगा, different origins, distantly related, और organisms with different phylogeny
इवॉल्व इंडिपेंडेंटली टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड्स। इंडिपेंडेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड्स इवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब एक पॉइंट है कि दीज डिफरेंट ट्रेड्स विल हैव फॉलोइंग कैरेक्टर। ये जो ट्रेड इवॉल्व हुई है ना, कि डिफरेंट स्पीशीज हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, लेकिन एक कॉमन एक सिमिलर ट्रेड इवॉल्व कर रही हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे क्या, बॉडी स्ट्रक्चर दैट आर एनाटॉमिकली डिफरेंट। एनाटॉमिकली जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जो बटरफ्लाई की विंग होती है एक पतली मेम्ब्रेन होती है बस, लेकिन बर्ड का जो विंग होता है वो क्या होता है, फोरली मॉडिफाइड होता है। ठीक, इसी तरह बैट्स का भी, उनके बीच में जो ये फैलेंजेस होते हैं इस तरीके से बैट्स में, उनके बीच में कह सकते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग आ जाती है और इस तरह से उनका पंख बन जाता है। तो एनाटॉमिकली ये सब डिफरेंट होते हैं जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। फिर क्या है कि डिफरेंट एम्ब्रोलॉजिकल ऑरिजिन्स, एम्ब्रोलॉजिकल ऑरिजिन डिफरेंट होगा, मतलब कहने का मतलब एंसेस्टर डिफरेंट होगा, और द ट्रेट विल हैव सिमिलर फंक्शन, और उन ट्रेट का सिमिलर फंक्शन होगा। जो पंख है वो सब किस लिए यूज़ की जा रही है, उड़ने के लिए, उनका जो ऑरिजिन है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब एनालॉगस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चर्स विच पॉसेस डिफरेंट ऑरिजिन्स। जो स्ट्रक्चर्स ऑरिजिन में तो डिफरेंट होती हैं बट आर सुपरफिशियली सिमिलर, सुपरफिशियली मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं ड्यू टू सिमिलर फंक्शन, और उनका सिमिलर फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डेवलप्स एनालॉगस स्ट्रक्चर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या करता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ऐसे ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको, होमोलॉगस स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। Hence this kind of evolution can also be called as analogous evolution। इसीलिए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, चूंकि ये एनालॉगस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है तो हम इसे एनालॉगस इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो अभी वहीं फिर से जो हमारी थी, इसको आप AC से याद रख सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन AC, ठीक, एनालॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और वो हमारी HD या फिर HCD, होमोलॉगस कॉमन एंसेस्टर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहला देखिए, विंग्स ऑफ बर्ड्स, आगे ना, तो इसमें एक और है, टेरोसॉरस का एग्जांपल लिया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी देख लीजिए कि विंग्स ऑफ बर्ड्स जो कि एविस हैं, बैट्स, मैमल्स और टेरोसॉरस एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है जिसके पास पंख हुआ करता था, और मॉडिफाइड लिम्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। ये तीनों क्या है, मॉडिफाइड लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं, दैट इज सिमिलर फंक्शन का क्या है, दैट इज फ्लाइट, बट दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट ऑरिजिन्स। लेकिन ये सारा कहाँ से, डिफरेंट ऑरिजिन से बिलोंग करती हैं। दैट इज ऑल थ्री डोंट हैव कॉमन क्लोज एंसेस्टर। इन तीनों के पास, बर्ड्स के पास, बैट्स के पास और टेरोसॉरस के पास जो कि एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है, क्लोज इनका क्या एंसेस्टर नहीं है। एंड देयर विंग्स डेवलप्ड अबाउट, और इनका विंग्स कब डेवलप्ड हुए, देखिए बर्ड का विंग्स 150 मिलियन ईयर्स अगो डेवलप हुआ है, और बैट्स का 50-60 मिलियन ईयर्स अगो, और टेरोसॉरस जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये 225 मिलियन ईयर्स अगो इनका विंग्स डेवलप हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जांपल है डॉल्फिन जो कि एक मैमल है, शार्क, पाइसेस है, आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, देखिए ये डार्विन फिन्स में आती हैं, और डॉल्फिन जो है, सॉरी क्या उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, हम जानते हैं पीसेस आती हैं, उसके बाद टेट्रापॉड होते हैं। ठीक, ये 2 क्लासिफिकेशन आपको पता होगा एनिमल किंगडम का। तो इसमें देखिए डॉल्फिन जो कि मैमल्स हैं और शार्क पाइसेस में आती हैं, आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक, डॉर्सल फिन्स होते हैं इनके पास, एंड फ्लिपर्स होती है इनके पास। तो क्या होता है, इनका सिमिलर फंक्शन है। ये सब किस लिए है, इनके लिए स्विम करने में हेल्प करने के लिए, एंड which help them to adapt to the oceanic और environment। और ये सब जो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और जो फिन्स वगैरह हैं, इनको क्यों ओशियनिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है इन्होंने, वो क्या हुई हैं, उनको हेल्प करती हैं ताकि वो स्विम कर पाएँ। ठीक, तो ये एक एग्जांपल है किसका, क्योंकि देखिए कॉमन एंसेस्टर नहीं है इन लोग का, इन लोग क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर आए हैं जो इनके लिए सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल हुआ, या फिर कह सकते हैं किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक,
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आई इन वर्टिब्रेट्स, सिफेलोपोड्स और ऑर्थ्रोपोड। देखिए ये सबसे इजी एग्जांपल है कि वर्टिब्रेट्स में है वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स में, सिफेलोपोड्स में और आर्थ्रोपोड में, सबके में जो कॉम्प्लेक्स आई है वो किस लिए काम आती है? देखने के लिए काम आती है, लेकिन इन तीनों का कोई कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है ना, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है आई वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसीलिए ये भी एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर का, सॉरी एनालॉगस स्ट्रक्चर का। अब कॉजेस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या कॉज हो सकता है। तो पहला है कि एक्सपोजर टू द सेम एनवायरनमेंट कंडीशन। देखिए बैट भी है, आसमान में आ गई, हवा में आ गई, चिड़िया तितली ये सब हवा में आ गई, तो एक तरह का स्पेशल एक अलग से इनके लिए एनवायरनमेंट का एक्सपोजर हुआ इन लोगों के पास, इसीलिए इन सब ने मॉडिफाई कर लिया। ठीक, मॉडिफाई तो क्या मतलब, बैट ने मॉडिफाई किया, बर्ड्स को हो सकता है कि उन्हें एंसेस्टर से भी मिल गए होंगे या म्यूटेशन की वजह से बढ़ आए होंगे, तो कहने का क्या मतलब है कि सेम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है ये चीज़। नेक्स्ट सिमिलर एडेप्टिव मैकेनिज्म टू द कंडीशंस दे नीड टू सर्वाइवल। फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, तो इन्होंने सबने एक एक कॉमन एक सिमिलर तरह का एडेप्टिव मैकेनिज्म अपना लिया होगा अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, इसीलिए इनमें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आ गए। और तीसरा है कि जेनेटिक चेंजेस ड्यू टू म्यूटेशन अकर साइमल्टेनियसली इन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जेनेटिक चेंजेस की वजह से म्यूटेशंस होते हैं, और वो क्या होंगी, साथ साथ में इन सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हो गई होंगी, इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स सामने आए हैं। ठीक, तो ये कुछ कॉजेस है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। तो हमने दो तरह के एवोल्यूशन देख लिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब तीसरे तरह का इवोल्यूशन हम देखते हैं। तीसरा है को इवोल्यूशन। तो देखिए को इवोल्यूशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, को मतलब क्या होता है, साथ में, और इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना। तो को इवोल्यूशन क्या होता है ना, कि जब साथ में दो स्पीशीज इवॉल्व करें, साथ में भी क्या, इसका ये होता है एक्चुअली कि जब एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के इवोल्यूशन को अफेक्ट करे। ठीक, ये स्पीशी इसके इवोल्यूशन को अफेक्ट करे और ये स्पीशी इसके इवोल्यूशन को अफेक्ट करे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेसिप्रोकली अफेक्ट करे, तो इसको हम को इवोल्यूशन कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। को इवोल्यूशन में स्पेशली हम उन चीज़ों को रखते हैं जो इकोलॉजिकली इंटरेक्टेड होते हैं। आपने कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म ये सब पढ़ा होगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं प्रीडेटर प्रे का या पैरासिटिक होस्ट का। पैरासाइट होस्ट का लेते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। तो देखिए हम जानते हैं पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहते हैं, या तो एक्टो पैरासाइट के तौर पे रहे या एंडो पैरासाइट के तौर पे रहे। तो क्या करेंगे कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, एट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, चूँकि हो पैरासाइट है, होस्ट के लिए नुकसानदान हार्मफुल है, तो होस्ट क्या करेगा, अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करेगा। ठीक, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करेगा ताकि ये पैरासाइट इसकी बॉडी में ना रह पाए। ठीक, ये पैरासाइट है इसकी बॉडी में ना रह पाए। तो अब क्या करेगा, ये जो पैरासाइट है ये भी अपनी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा ताकि ये फिर से इसकी बॉडी में रह सके। तो हम ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन को ही तो इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए पहले होस्ट ने इवॉल्व किया, खुद को अपने अंदर इवोल्यूशन लाया ताकि ये पैरासाइट इसके बॉडी में ना रह पाए, तो उसी को उस अफेक्ट की वजह से पैरासाइट ने भी अंदर पैरासाइट के अंदर भी इवोल्यूशन है ताकि ये इसी के पास रह सके, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इसी की नीड है पैरासाइट को, होस्ट की। तो क्या हुआ, ये तीनों एक दूसरे की इवोल्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आई होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो इसी को हम को इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन, द थियरी ऑफ को इवोल्यूशन स्टेट्स दैट टू इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो दो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं, विल क्रिएट सिलेक्शन प्रेशर ऑन ईच अदर एज दे इवॉल्व टुगेदर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे इवोल्यूशन होगा, जिससे वो दोनों एक साथ इवॉल्व करेंगे। ये वो था, होस्ट था, इसने अपने अंदर क्या लाया, मॉडिफिकेशन किया, तो इसने एक सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट किया पैरासाइट के ऊपर कि ये अपने अंदर कुछ चेंज लाए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। या तो फिर आप दूसरे शब्दों में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when two or more species both affect, और स्पेशली हम इसके लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं, रेसिप्रोकली अफेक्ट। ठीक, तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा कि when two or more species both affect each other's evolution, जब दो या दो से अधिक स्पीशीज एक दूसरे की इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा, तो इसे को इवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब
एक पॉइंट है कि को इवोल्यूशन इज लाइकली टू हैपन व्हेन डिफरेंट स्पीशीज हैव क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। जब दो डिफरेंट स्पीशीज में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है तो उसमें को इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, दीज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इंक्लूड क्या क्या आती है इसमें, प्रीडेटर प्रे। देखिए प्रीडेटर प्रे में भी क्या होगा, प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को खाता है। तो ऐसे तो प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो प्रे अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन लाएगा, वो इवॉल्व करेगा ताकि प्रीडेटर उसको ना खा पाए। तो प्रीडेटर नहीं खा पाएगा तो उसके सर्वाइवल के लिए खतरा हो गया, तो वो भी अपने अंदर कुछ चेंज लाएगा कि वो फिर से खा पाए प्रे को। तो दोनों साथ साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक, और एक साथ साथ इवॉल्व करने के मतलब एक दूसरों की इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे अफेक्ट करते हैं। और एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव स्पीशीज का, म्यूचुअलिस्टिक स्पीशीज का, जहाँ दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक, पॉलिनेटर्स और प्लांट्स का। रेसिप्रोकली अफेक्ट का जो हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि देखिए, एन इवोल्यूशनरी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट, किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में इस तरह का इवोल्यूशनरी चेंज दैट माइट अफेक्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन हर्बिवोर। किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में इस तरीके से चेंज आए कि वो जो हर्बिवोर उसको खा रहे उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाए, और उसकी वजह से क्या हो, उसकी वजह से ये हो कि प्लांट का इवोल्यूशन हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो कि हर्बीवोर का भी इवोल्यूशन हो जाए। मतलब पहले मॉर्फोलॉजी में प्लांट की मॉर्फोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से उसको खाने वाले हर्बीवोर की मॉर्फोलॉजी में इवोल्यूशन होगा। फिर क्या होगा, उसके इन टर्न क्या हुआ, एज अ रिजल्ट कि प्लांट का इवोल्यूशन हो गया, और उसके रिजल्ट हर्बीवोर का भी रिवोल्यूशन सॉरी इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन रिवोल्यूशन बोले, ठीक। तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकली अफेक्ट है। ये तीसरे तरीके का हमारा वो था इवोल्यूशन। अब फोर्थ है और लास्ट हमारा पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल मतलब ये हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस, ठीक। ये है तो दोनों जब साथ साथ में इवॉल्व करें, ये जब दो स्पीशीज या दो से अधिक स्पीशीज साथ साथ में इवॉल्व करती हैं और सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करना शुरू कर देती हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक। तो इसका डेफिनेशन देखिए कि इट इज़ द टाइप ऑफ इवोल्यूशन व्हेन टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज इवॉल्व टुगेदर, जब दो टाइप की स्पीशीज एक साथ इवॉल्व करती हैं एंड इट स्टार्ट एक्वायरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज ईच अदर एट द सेम टाइम, और दोनों एक दूसरे की तरह सेम तरह के इवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट एक्वायर करना शुरू कर देती हैं, वो भी सेम टाइम पे, ठीक। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म along similar evolutionary path, सिमिलर इवोल्यूशनरी पाथ पे जब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर दैट अफेक्ट एक्टिंग ऑल ऑफ देम, ठीक। कोई स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर है, वहाँ पे इतने सारे स्पीसीज में सबसे सब पर इक्वली वर्क कर रही है, जिसकी वजह से वो सब क्या कर रहे हैं, वो सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट अपना रहे हैं, पा रहे हैं, तो वो पैरेलल इवोल्यूशन होता है। अब पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल ये है, देखिए जैसा कि हम गालापागोस आइलैंड जब उनकी बात करते हैं डार्विन की, तो गालापागोस आइलैंड में उन्होंने उसका बताया था, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल दिया था। तो डार्विन फिंचेस क्या था कि मेन एक स्पीशीज़ थी, एंसेस्टर इन स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो वो सीड ईटिंग थी, फिर धीरे-धीरे कुछ-कुछ स्पीशीज़ जाकर इंसेक्ट ईटिंग बन गई, कुछ पेड़ों पर रहने लगी, कुछ क्या करने लगी, कुछ फ्रूट्स खाने लगी, कुछ नेक्टर को लेने लगी। तो ऐसे करते-करते नई-नई स्पीशीज़ बन गई एक पैरेंट स्पीशीज़ से, ठीक। तो इसी तरह का ऑस्ट्रेलिया, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, तो वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे भी यही वाला कह सकते हैं जो फिनोमिनन है वो अपना हुआ। वहाँ पे हम जानते हैं मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक। मार्सुपियल्स वो जो होते हैं अ, एक हम जानते हैं पैंटोथीरिया, मीज़ोथीरिया और यूथोथीरिया मैमल्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो मीज़ोथीरिया में मार्सुपियल्स आते हैं, तो उनमें जो क्या होता है, उनका जब बेबी हो जाता है ऐसे एनिमल्स का, तो वो प्री मैच्योर होता है, वो पूरा फुल्ली डेवलप नहीं होता है, तो मदर अपने उनका एक सैक लाइक मार्सुपियन ऑर्गन होता है, उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए रखती रहती है जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता है, तो ऐसे को मार्सुपियल्स कहा जाता है। तो उससे डेवलप होकर कई तरीके के ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यहाँ पे भी सेम वाला चीज़ था कि जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक। तो यहाँ पे मेन स्पीशीज़ थी एक, ठीक। तो यहाँ से मेन स्पीशीज़ उठ के कुछ स्पीशीज़ इधर चली गई, कुछ स्पीशीज़ इधर चली गई, कुछ स्पीशीज़ इधर चली गई, ठीक। तो वो एक अलग तरह का स्पीशीज़ बन गया। उनके साथ-साथ ही क्या हुए, वो मार्सुपियल्स थे पहले, ठीक। जो पहले गए इवॉल्व हुए वो मार्सुपियल्स थे। लेकिन कुछ प्लासेंटल मैमल्स, प्लासेंटल में हम जानते हैं प्लासेंटा बनते हैं जो ट्रू मैमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन्स हो गया, तो ये प्लासेंटा बनते हैं। मार्सुपियल्स में क्या होता है, उनका एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, जिसमें जैसे कंगारू होता है ना अपने बच्चे को रखती है, उसी को हम कहते हैं मार्सुपियल। तो फिर क्या हुआ, ये पहले मार्सुपियल्स उधर गए थे,
मतलब अलग-अलग जाके इवॉल्व हो गए अलग-अलग, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, लेकिन अलग-अलग जगहों पे जाके इवॉल्व हो गए। ऐसे क्या हुआ फिर धीरे-धीरे कुछ प्लेसेंटल मैमल्स भी जाके इवॉल्व हो गए, तो दोनों साथ-साथ मॉडिफाई हो गए थे, ठीक? तो इसी को एग्जांपल में हम पैरेलल इवोल्यूशन लेते हैं कि इनके पैरेलल इवोल्यूशन हो, जब दो स्पीशीज साथ-साथ इवॉल्व होते हैं और सेम तरह का ट्रेट एक्वायर करते हैं तो पैरेलल इवोल्यूशन होता है। तो पैरेलल इवोल्यूशन के एग्जांपल में ये देखिए प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आएँगे। तो इसका है मोल है, ये मार्सुपियल मोल है, ये एंटीटर है, ये नॉन-बिटर है, ये मार्सुपियल ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये प्लेसेंटल है, ये माउस है, ये मार्सुपियल माउस है, ये लीमर है, ये स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये फ्लाइट चैलेंजर है, ये बॉबकैट है, टस्मानियन टाइगर है, वुल्फ है, टस्मानियन वुल्फ। तो ये मार्सुपियल्स हैं, ये प्लेसेंटा है, इनके अंदर प्लेसेंटा बनता है, इनके अंदर मार्सुपियल्स होता है, ठीक? तो ये होता है पैरेलल इवोल्यूशन, ये दोनों साथ में इवॉल्व करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया ये। थैंक यू।